बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर से खूनी संघर्ष और जमकर गोलीबारी हुई है। इस खूनी संघर्ष और गोलीबारी में एक किसान को गोली लगी, जबकि कई अन्य लोग मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के जोकिया बहियार की घटना है। मिली जानकारी के मुताबिक 9 कट्ठा जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। घायल निर्मल चौधरी ने बताया कि जमीन पर उन्हें कोर्ट से डिग्री प्राप्त है और उन्होंने अपनी जमीन पर गेहूं की फसल लगाई थी। आरोप है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने हथियार के बल पर जबरन गेहूं काटकर डाउनी कर रहे थे। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो पहले से तैयार दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमारा खेत है, हम जब जाते हैं तब वो गोली चलाता है। अरे देखिए अभी काट की जबरदस्ती दौड़ी कर रहा था। हमें मालूम हुआ, हम लोग गए, गोली मार दिया, हाथ तोड़ दिया है। हमारा डिग्री है जितेंद्र चौधरी का नाम। भ्रष्ट लोक सेवक डीएसपी गौतम कुमार को आर्थिक अपराध इकाई ने आज पूछताछ के लिए तलब किया था। 4 घंटे से अधिक डीएसपी गौतम कुमार से पूछताछ की गई। 30 मार्च को छापेमारी की गई थी और करोड़ों की संपत्ति अटैच की गई थी। पूछताछ के बाद किशनगंज के डीएसपी गौतम कुमार को बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। आय से अधिक मामले में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की थी। नालंदा में आज एनआईए और एटीएस की टीम ने दबिश दी और बिहार शरीफ स्थित पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास पीके गन हाउस में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की है। एनआईए की यह दबिश अवैध हथियारों की खरीद बिक्री के मामले में हुई थी। पिछले दिनों बिहार शरीफ, सोहसराय और भागन बिघा थाना क्षेत्र में अवैध हथियार और कारतूस की बरामदगी हुई थी और इसी तरह कैमूर के मोहनिया में भी भारी मात्रा में हथियार और कारतूस मिले थे और एनआईए को इनपुट मिला था। अभी भी हथियारों की खरीद बिक्री की जा रही है, जिसके बाद एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने सुबह 5 बजे से ही घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी थी। फिलहाल इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विवादों में रहे मदरसे से हथियार मिलने के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब तक इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। पुलिस ने आज मोहम्मद असगर को गिरफ्तार किया है। इन चारों लोगों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बता दें कि कल चकिया थाना क्षेत्र के गवंदरा गांव में मदरसे में पुलिस ने छापेमारी की थी और इसी दौरान मदरसे में एक पिस्टल मिला था। इस मामले में 3 संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया था। तीनों से पूछताछ के दौरान जांच का दायरा आगे बढ़ा तो आज चौथे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मदरसे का विवादों से पुराना नाता भी रहा है। यहां पहले भी कई बार अपराधियों का जमावड़ा लगता था। पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी इसी मदरसा से गिरफ्तार हुआ था और एक बार फिर हथियार मिलने से मदरसे की पोल खुल गई है। को मारने आए थे एक महिला को, जिसके लिए उस वक्त हम सऊदी अरब में थे तो मेरे भाई के बीवी को मारने आए थे, तो इसलिए उसके लिए भी आवेदन सऊदी अरब से ही एसपी महोदय को मेल किया गया है। तो इन लोग का एक्टिविटी पहले से ही गलत रहा है। अब उसमें जब सुबह में हम ये सारा हंगामा देखे वहाँ हम गए हैं तो खुद मौलाना फारूक जो हैं वहाँ पे जो भी जांच अधिकारी महोदय थे, उनके सामने कैमरे पे मेरा नाम लेकर के बोल रहा था कि हाँ इनको 5:40 में देखा गया है। तो भैया मदरसा ये है, हम बगल के हैं, नमाज पढ़ने में सुबह गए हैं। अच्छा गए हैं तो फ्रंट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चेक कीजिए, उसमें ऑलरेडी हम मौजूद हैं। फंसा रहे आप, ठीक है ना? तो फंसाने की नीयत से हमारा ये नाम रखा उस है। रूम का चाबी, अच्छा, वो दोनों रूम का चाबी उसके पास है। ये खुद एक आदमी को मारने आए थे, एक महिला को। वैशाली से बड़ी खबर है। एक बार फिर से टावर पर लड़की चढ़ गई है। महनार में लड़की 1 लाख वोल्ट वाले बिजली के टावर पर चढ़ गई। अब लड़की अभी ऊपर ही है और बताया जा रहा है कि लड़की फोन लेकर ऊपर चढ़ी है। प्रेमी ने छोड़ा तो टावर पर चढ़ गई है लड़की, जिसकी खबर मिल रही है। हम आपको तस्वीरें भी उसकी दिखाएंगे। दरअसल वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जानकारी मिल रही है कि लड़की एक बार फिर से टावर पर चढ़ गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आपको ये लड़की दिख रही होगी। बताया जा रहा है कि लड़की अभी भी ऊपर ही है, फोन लेकर चढ़ी है। दरअसल प्रेमी ने
लड़की को छोड़ा तो गुस्से में लड़की जो है वो टावर पर चढ़ गई है। हालांकि बहुत कुछ अभी जानकारी इसको लेकर सामने नहीं आई है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि प्रेमी ने छोड़ा तो टावर पर फिलहाल लड़की चढ़ी हुई है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि काफी हाइट है इस टावर की और काफी ऊंचाई पर ये लड़की चढ़ी हुई है। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां जहरीली शराब कांड में एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। शराब कांड के मास्टरमाइंड ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें सुनील शाह और कन्हैया यादव का नाम बताया जा रहा है। ये दोनों ही इसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जिन्होंने खुद सरेंडर किया है। दरअसल दबिश और छापेमारी के दबाव में सरेंडर किया गया है। रघुनाथपुर और तुरकोलिया से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है? नाम बोल। नाम बताओ। सुनील शाह रघुनाथपुर और कन्हैया यादव पिपरा कोठी के कांड में आज माननीय न्यायालय में आज समर्पण किए हैं। दोनों को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। दोनों मास्टरमाइंड हैं, सभी केस में एक दूसरे का लिंक है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब के धंधेबाज किसी ना किसी नई तरीके से शराब बेचने में लगे हुए हैं। छपरा से आई शराब तस्करी का ये वीडियो बेहद ही हैरान करने वाला है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इन तस्वीरों को जरा आप ध्यान से देखिए। ये गर्मी का मौसमी फल तरबूज नहीं है, बल्कि तरबूज की आड़ में शराब बेची जा रही है। पहली नजर में दूर से अगर आप इसे देखेंगे तो ये मीठा रसीला तरबूज आपको दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर जो माफिया हैं वो शराब की तस्करी कर रहे थे। लेकिन माफिया डाल है तो पुलिस पात है। किसी तरह पुलिस को तरबूज की आड़ में शराब के धंधे की खबर मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे खेल का खुलासा कर दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर भी वैसी ही हैरान करने वाली है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको दानापुर से दिखाते हैं, जहां कारोबारी से 15 किलो सोना लूटकांड में 30 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। खगौल थाने में केस दर्ज होने के बाद एक एसआईटी का गठन किया गया है, जो दिन रात अपराधियों तक पहुंचने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में लूट में इस्तेमाल एक कार बरामद की गई, जो चोरी की बताई जा रही है। पुलिस को एक बाइक और बैग भी मिला है, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। मामला शनिवार का है, जब अहमदाबाद से राजकोट के 2 सोना कारोबारी 15 किलो सोना लेकर ट्रेन से दानापुर पहुंचे थे। दानापुर स्टेशन से बाहर निकलते ही 5 बदमाशों ने उनके ऑटो को घेर लिया था और खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए सोना जांच की बात कही थी और झांसा देकर सोने से भरा तीनों बैग लेकर फरार हो गए थे। तो बीच में रोककर फ्लाईओवर के पास है ना, रोक के हमको बोला कि हम कस्टम ऑफिसर है तो हमको अपना बैग दे दो। तो थोड़ा देर तो हम घबरा गए, फिर इसको भैया को खींच लिया कि भाई तुम बैठो अंदर। बैग छीन लिया हाथ में से और हमने पूछा आप कहाँ से, कौन से, कहाँ से है, तो कुछ जवाब नहीं दिया उसने। इसलिए फिर इस भैया को खींच के अंदर बिठा दिया ज़बरदस्ती। क्या में बैठा दिया? वो गाड़ी में थे, गाड़ी एक ये थी, एक और वाइट कलर की गाड़ी 2 थी। अच्छा, उसके बाद आपको? मैं फिर घर मेरे सेठ जी को फ़ोन किया कि मैं कहाँ पे जाऊँ, तो वो बोले घर पे चले जाओ। फिर घर पे फिर तुरंत दूसरा कॉल आया कि तुम केस कर दो, वो क्या बोलते हैं थाना में चले जाओ। तो इसलिए मैं थाना में इधर आ गया। राजकोट से 2 व्यक्ति सोना लेकर आ रहे थे ट्रेन से वो दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो जा रहे थे टेम्पो में बैठ के। टेम्पो में फिर बीच रास्ते में एक गाड़ी आई बोलेनो, जिसमें से 4-5 लोग उतरे और अपने आप को कस्टम पदाधिकारी बताकर उनका जो बैग था उनके पास उसकी जांच की। उन्होंने बोला कि हम इसकी जांच करना चाहते हैं। जांच के क्रम में उन्होंने उसका जो सामान था अपनी गाड़ी में रख लिया। साथ ही में जो एक स्टाफ था उनका, उसको भी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठाने के बाद वो उसको लेके चले गए और थोड़ी दूर जाकर उसको छोड़ दिया और सामान जो था वो चोरी करके वो लोग वहां से ले गए। इसमें जो सोने का जो मालिक है, जो व्यापारी है, उससे उसको ये थाना पर बुलाया गया है। थाना पर उसने आवेदन दिया है। आवेदन में ये बताया है कि सोना जो था वो 15 किलो था। अभी इसमें जो मोटरसाइकिल रैकी के लिए यूज की गई थी वो भी बरामद की गई है और जो गाड़ी है जिसमें जो झांसा देकर जो पदाधिकारी, कस्टम पदाधिकारी अपने आप को बता रहे थे, वो लोग आए थे, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। दोनों ही चोरी की गाड़ी है। इसमें और अनुसंधान चल रहा है।
बड़ी खबर आपको चाईबासा के सारंडा से दिखाते हैं। चाईबासा के सारंडा में आईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। रांची एयरपोर्ट से राज हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायल जवान को राज हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे नक्सल ऑपरेशन के दौरान हादसा हुआ था। घायल जवान अनुज कुमार कोबरा के जवान हैं, जिन्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें अभी राज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आसा के सारंडा में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट हुआ। सर्च ऑपरेशन के दरमियान कोबरा बटालियन का जवान अनुज कुमार जो है वो आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है, जहां पर उनका बेहतर इलाज जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि घायल जवान को स्प्लिंटर जो हैं वो लगे हैं, जिस वजह से वो घायल है। फिलहाल यहां पर जैसे ही जवान पहुंचते हैं, जो तत्काल ट्रीटमेंट है, जो तमाम चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो पूरी तरह से जुटे हुए थे और पूरी तरह से उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर प्रयास जो है वो डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ बता दें कि वहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन सारंडा के जंगलों में चलाया जा रहा है। बता दें कि मिसिर बेसरा अपने 52 नक्सली सदस्यों के साथ इलाके में मौजूद है और लगातार वहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। फिलहाल उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है, जिसमें कि देखना होगा कि कब तक सफलता मिल पाती है। लेकिन जिस तरह से वहां पर नक्सली जो है खुद को आईडी के जाल में छिपा कर रखे हुए हैं, उन्हें खोज निकालना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय भी लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रहा है। जवानों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बता दें कि इस सर्च ऑपरेशन में एक आईडी भी जो है वो जिंदा वो बरामद किया गया है। फिलहाल घायल जो जवान हैं अनुज कुमार, उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और अब आपको बिहार की बड़ी खबर दिखाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर पटना में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई दिख रहा है। पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़े के साथ साथ नेताओं का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पूरे बिहार से पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, संजय सरावगी और दिलीप जायसवाल सहित कई बड़े नेताओं का फूलों से स्वागत किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया है। तो 47वें स्थापना दिवस पर पार्टी में सिर्फ जश्न ही नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि एक जन अभियान भी छेड़ा गया है, जिसके तहत पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है। बिहार में आज बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है, जबकि 8 से 9 अप्रैल तक सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें संगठन विस्तार और मजबूती पर चर्चा होगी। जबकि 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र के 50 गांव में पार्टी नेता जाएंगे, लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके साथ पार्टी ने 10,000 गैर राजनीतिक परिवारों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधान परिषद को बड़ी सौगात दी है। विधान परिषद के नवनिर्मित गेस्ट हाउस का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है और इस मौके पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित कई अन्य मंत्री भी शामिल रहे। उद्घाटन के बाद नेताओं ने माना कि बिहार विधान परिषद का ये गेस्ट हाउस कई मायने में खास होगा। विधानसभा के सदस्य आ जाए, उनके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, बहुत सुंदर बना है। इसके लिए बिहार विधान परिषद के आदरणीय सभापति अवधेश नारायण सिंह जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि अच्छा काम। काफी आवश्यकता थी जाकर के, और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है जाकर के, तो आने वाले समय में जो माननीय विधान परिषद सदस्य हमारे जाकर के, उनको आवश्यकता थी जाकर के, इसके बन जाने से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में काफी सुविधा मेम्बर को होगी जाकर के। और
अच्छा कैंपस भी दिख रहा है जाकर के। इसमें एक आवासन तो है ही, मतलब साथ साथ कैंटीन भी जाकर के है। एक नया अध्याय की शुरुआत हुई है। पहले एमएलए फ्लैट, एमएलसी क्वार्टर कैसा रहा करता था, माननीय मुख्यमंत्री का सोच है, विजन है। ये एमएलए फ्लैट बन गया, एमएलसी के लिए क्वार्टर बन गया, एमएलसी के लिए गेस्ट हाउस बन गया, पुस्तकालय बन गया। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। इससे साफ जाहिर होता है नीतीश कुमार जी का चरित्र जो है विकास की ओर ले जाता है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोग के बात को मान करके अपना बहुमूल्य समय दिया और इसका उद्घाटन किया। ये पूरे इंडिया में अपने तरह का एक अतिथि गृह है जो बिहार विधान परिषद के लिए आज लोकार्पित किए। माननीय पटना हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और दीघा विधायक संजीव चौरसिया, पटना एयरपोर्ट के निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी, पटना डीएम के साथ साथ कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद अध्यक्ष और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए एयरपोर्ट बिल्डिंग बनने के बाद पहली मीटिंग है। अभी 40 लाख पैसेंजर हैं, रनवे को बढ़ाने की जरूरत है। बिहार सरकार के द्वारा सहयोग मिल रहा है, भारत सरकार की भी मदद मिल रही है। जो जमीन मिली है कमेटी उस पर निर्णय करेगी। काफी मशक्कत के बाद आज इंटरनेशनल क्लास का ये एयरपोर्ट बन गया है। आज हमें बताया गया कि इस एयरपोर्ट में एक साल में 1 करोड़ पैसेंजर्स के आने जाने की व्यवस्था है। अभी 40 लाख लोग इसका यूज करते हैं। दिन भर में 44 प्लेन उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं। इसके रनवे को एक्सपेंड करना जरूरी है। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई और कलेक्टर साहब ने सारा विषय बताया पटना के कि क्या क्या कार्रवाई हुई है। खबर सासाराम से है, जहां रसोई गैस की किल्लत के बीच अगर आपके घर में शादी विवाह है, श्राद्ध या फिर कोई सार्वजनिक भोज का कार्यक्रम है तो आपको रसोई गैस की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। ये दावा है रोहतास जिला प्रशासन का। और आपको बता दें कि अब कुछ दिनों के बाद लगन शुरू होने वाली है। ऐसे में शादी विवाह में भोज का खाना बनाने के लिए हलवाई को कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में रोहतास जिला के आपूर्ति पदाधिकारी शशि शंकर का कहना है कि सरकार के द्वारा ऐसे प्रायोजनों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। संबंधित गैस वितरक से शादी विवाह के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर ले सकते हैं। गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अगर आपके घर में शादी ब्याह है या फिर श्राद्ध है या फिर कोई समारोह है और उसमें अगर आपको सिलेंडर की आवश्यकता है, सिलेंडर की दरकार है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। अगर आपके घर में कोई समारोह है, 100-200 आदमी का खाना बनना है, चूँकि सिलेंडर की कमी है, ऐसे में आप कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। हमारे साथ रोहतास जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी शशि शंकर जी हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिनके घर में शादी ब्याह है वो उनको कैसे उपलब्ध हो पाएगा सिलेंडर? इसमें संबंधित गैस एजेंसी से कॉमर्शियल गैस के लिए अप्लाई करना होगा और उसके आधार पे उन्हें अप्लाई हो जाएगी। टेम्पररी रूप से कॉमर्शियल गैस के लिए अप्लाई करना होगा। डोमेस्टिक एलपीजी गैस का इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जाएगा। कहाँ संपर्क करना होगा उसके लिए? ये एरिया मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं और संबंधित गैस एजेंसी को। अभी सरकार के द्वारा हुआ है, आदेश आया है, उसको हम लोग देख रहे हैं और कंपनी में भी देख रहे हैं। उसको हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि क्या किस तरीके का अडॉप्ट किया जाए जिसके तहत हम लोग दे पाए। तो अभी इस पर विचार चल रहा है 1-2 दिन में। उम्मीद है सर कि लगन से पहले इस पर कुछ न कुछ विचार हो जाए। जरूर। क्योंकि कुछ दिनों के बाद लगन शुरू होने वाला है, शादी ब्याह का मौसम है। ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ रही है कि आखिर उनके यहाँ जो भोज आदि का व्यवस्था होगा उसमें कहाँ से सिलेंडर आएगा। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया है और संबंधित गैस एजेंसी से आप संपर्क कर सकते हैं और उसके लिए जल्द से ही जल्द निर्णय लिया जाएगा। और लगन से पहले जैसा कि वादा किया जा रहा है कि लोगों को गैस सिलेंडर जो कमर्शियल है उसकी आपूर्ति की जाएगी। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। हरियाणा के सीएम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नायब सैनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और पंजाब के सीएम समेत कई नेताओं को भी धमकी मिली है। आपको बता दें कि ईमेल के जरिए कई नेताओं को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के द्वारा मिली है, जिसके बाद से
प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अब सतर्क हो गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जैश आतंकी मॉड्यूल पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 24 घंटे में यूपी और मुंबई से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। मुसाब अहमद, हमाद रिजवान गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर से संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद अरेस्ट किया गया और टॉय कार बम से दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली और मुंबई को दहलाने की साजिश थी। आईएसआईएस और जैश से जुड़े हैं आतंकी के तार। जैश के हैंडलर अबू हुफेजा से संपर्क जंग के बीच भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर आज आ रहा है 8वां भारतीय जहाज। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ग्रीन सानवी जहाज जो है वो आज आ रहा है। 9वें भारतीय जहाज ग्रीन आशा ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है। ग्रीन आशा के भी जल्द ही भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि अब तक 9 जहाज हैं जो एलपीजी लेकर के भारत आ चुके हैं। 9वां जहाज जो है ग्रीन आशा वो भी बहुत जल्द भारत पहुंचने वाला है। ग्रीन सालवी जहाज जो है वो भारत पहुंचने के लिए अब बिल्कुल ही तैयार है और ग्रीन आशा ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया है। और अब आपको खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आज ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। अपने घरेलू मैदान में पंजाब किंग्स को हराकर 2 अंक लेना केकेआर के लिए बड़ी चुनौती है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। केकेआर अपने शुरुआती दोनों ही मैच गंवाकर अंक तालिका में 9वें स्थान पर मौजूद है। केकेआर को अपने पहले मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में भी केकेआर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 65 रन से करारी हार मिली थी। ऐसे में पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाला सीजन का तीसरा मुकाबला केकेआर के लिए बेहद अहम है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब को हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। और अब बात करते हैं कारोबार की। सरकार ने सोने, चांदी और प्लैटिनम के गहनों को फ्री कैटेगरी से हटाकर अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है और इसका सीधा असर बाजार की सप्लाई पर दिख रहा है, जिससे आज सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इन कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी किसी भी देश से गहने मंगाने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस या परमिशन लेना होगा। सरकार ने यह कदम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया है। ये आपको बता दें कि अब सोने, चांदी और प्लैटिनम के जो दाम हैं उसमें बढ़ोतरी है और इसके साथ साथ सरकार ने इसे रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल रखा है, जिससे कि अब अगर कीमती धातुओं को मंगाना होगा तो सरकार से विशेष लाइसेंस या फिर परमिशन लेना होगा। सरकार ने एक कदम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया है।